हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है डीएसपी बनने का, और जिनका सपना डीएसपी बनने का है उनको सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद कुछ फंडे हैं लाइफ के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर, और उसके बाद हम जो पूरा है सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर सिलेबस की जानकारी दे दी जाएगी कि आपको क्या और कितनी मात्रा में पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करूंगा। ये 5 से 7 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शायद इन 5 से 7 मिनट में आप काफ़ी कुछ सीख जाएं, जो कि आपकी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए बात करते हैं जो है डीएसपी के लिए। तो डीएसपी पुलिस की एक काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो आप लोग जो है यूपीएससी के थ्रू जा सकते हो। जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हो तो आईपीएस बनते हो, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो आईपीएस ज्वाइन करने के बाद, आईपीएस बनने के बाद सबसे पहले आपको डीएसपी की ही रैंक मिलती है, सबसे पहले आपको डीएसपी ही बनाया जाता है। दूसरा तरीका है स्टेट पीसीएस, और स्टेट पीसीएस के थ्रू भी आप जा सकते हो। इसका एग्जाम यूपीएससी से थोड़ा सा लो लेवल का रहता है और थोड़ा इजी रहता है। तो अगर आप यूपीएससी मान लीजिए कोई नहीं भी देना चाहता, तो आप स्टेट पीसीएस के तहत भी इस एग्जाम के लिए जा सकते हो। इसके लिए एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। कई स्टूडेंट्स को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानना होगा कि सर अगर हम ये एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपकी जस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन हो सकती है, वो इंजीनियरिंग से हो, वो साइंस से हो, या फिर आर्ट्स से हो। आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन बस, और उसमें कोई परसेंटेज नहीं है, जस्ट पासिंग मार्क्स आपके पास होने चाहिए। तो आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अगर किसी को एज के बारे में जानना है तो 32 ईयर्स जनरली मैं एज की बात करके चलता हूँ। और अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप ये हमारी वीडियो देख सकते हो। डीएसपी के बारे में हमने पहले अपलोड की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी, आयु सीमा, परीक्षा का पैटर्न, प्रमोशन क्या है, तो आप ये देख सकते हो। एक दूसरी वीडियो है, उसके अंदर आपको जो है सारा सैलरी और प्रमोशन के बारे में डिटेल वाइज और स्टेट वाइज बताया गया, तो वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसके लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टडी मटेरियल के लिए ये हमारी वेबसाइट है studymasterofficial.com। गूगल पे एक बार सर्च कीजिए, आपको इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बात करते हैं डीएसपी के एग्जाम की। ये 3 चरण में रहता है। पहला चरण है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चीजें हैं, लेकिन आपके माइंड में आ रहा है कि सर इनका सिलेबस क्या रहेगा। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही है कि आपको जो है पूरी सिलेबस के बारे में जानकारी हो, और आपको क्या और कितनी मात्रा में पढ़ना है इसके बारे में आपको यहाँ पर जो है हम बताएंगे। चलिए अभी हम शुरू कर देते हैं सिलेबस के बारे में। तो पहले जो है प्रीलिम्स का एग्जाम्स होता है, उसके बाद होता है मेंस, और तीसरा स्टेप है जो इंटरव्यू। उससे पहले फ्रेंड्स एक चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग डीएसपी बनना चाहते हैं या फिर कोई भी अधिकारी बनना चाहते हैं, अधिकारी बनने के लिए लाइफ में 3 पी का होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 पी का सर यहाँ पर क्या मतलब है, 3 पी। तो 3 पी, सबसे पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए कि मैं जो भी करना चाहता हूँ ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। खुद की फैमिली को अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, समाज में मेरा नाम हो, रुतबा हो, इसलिए समाज को सुधारना चाहता हूँ। कोई भी आपका पर्पस हो सकता है कि आप डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं। सबसे पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर वो करने का पैशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन है तो ही आप कर पाओगे, अगर पैशन नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। और तीसरा है पेशेंस। अगर आपको पर्पस पता है, आप में पैशन है, और तीसरा है पेशेंस। आपको हार्डवर्क करना है और पेशेंस रखनी है कि आज नहीं तो कल मैं डीएसपी बन जाऊंगा, और आप फिर लास्ट में बन ही जाएंगे। चलिए सिलेबस के बारे में जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर रहते हैं। पहला होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 का सिलेबस जीएस, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर रहता है। पेपर 2 जो होता है वो मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये तीनों चीजें रहती है पेपर 2 में। तो आप याद रखेंगे 2 पेपर है। जब आप इन पेपर को प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हो फिर आपका मेंस का एग्जाम होता है। चलिए प्रीलिम्स के अंदर जो आपको डिटेल में बता देता हूँ। जीएस का मतलब है जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज कहने को तो फ्रेंड्स जीएस 2 ही वर्ड है, जी और एस, लेकिन इसमें क्या क्या कवर हो जाता है थोड़ी सी नजर मार लेते हैं, शायद आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। जीएस में सबसे पहले फ्रेंड्स शुरुआत करनी है हिस्ट्री से। हिस्ट्री आगे 3 प्रकार की हो जाएगी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न।
और यूपीएससी में तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दूंगा। दूसरा है पॉलिटी, संविधान का जो निर्माण कैसे हुआ, और आज जो हम काम कर रहे हैं ये हम संविधान पे सारी चीज़ें चलती हैं, किस तरह से निर्माण हुआ और क्या इसका काम है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ वीडियो में। तीसरा है इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती है, बाहरले देशों के साथ, बाहरली कंट्रीज के साथ कैसे आदान प्रदान होता है, कैसे आरबीआई काम करता है, इन चीज़ों के बारे में आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जियोग्राफी। अब आपको आदान प्रदान पता चल गया, इकोनॉमी आपको पता है किस तरह से चलती है, एक हाथ दे और एक हाथ ले, लेकिन भूगोल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भूगोल, जो अर्थ पे आप रहते हो, ये सारी भूगोल है, तो इसको भूगोल को पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है साइंस। साइंस में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी पोर्शन थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। बायोलॉजी, इसमें जो आपके है बेसिक्स कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जैसे आपकी बॉडी के बारे में, बीमारियों के बारे में, नए नए डिजीज के बारे में, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो है एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाता है, और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्वेश्चन 2 नंबर का तो हर एग्जाम में बनता ही बनता है, कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी रिलेटेड हो जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। और अगर आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें जो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9896160956। एक बार आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, पूरा सिलेबस में आपको यहाँ पर जो है डिटेल में बता देता हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और कोई भी फ़ोन कॉल यहाँ पर अटेंड नहीं की जाएगी, लेकिन व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, डाउट्स के लिए एक वीडियो ये है, 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउट्स वहाँ से क्लियर कीजिए। अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो। चलिए हिस्ट्री के बारे में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स शुरुआत करनी है एंशिएंट हिस्ट्री से, कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाते हैं। आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, किसने खुदाई की, कौन कौन सी साइट्स हैं, इसके बारे में आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आता है वैदिक काल। वैदिक काल फिर 2 हो जाते हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसमें आपको पूरी डिटेल पढ़नी है, और इसमें से भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। मैंने यहाँ पर जो चीज़ें बताई यहाँ पर, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर होने के फ्रेंड्स जो चांसेस है वो 90 से 95% बन जाते हैं। और जो 5% एक्सेप्शन रह जाते हैं कि सर ये 5% या 10% है, ये फिर हम कैसे कवर करें, तो ये आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कि ये 5 से 10% कैसे आप कवर कर सकते हो। एंशिएंट फिर आता है धार्मिक आंदोलन, जैसे कि बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ने को आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद महाजनपद, कैसे पहले जनपद बने, फिर महाजनपद बने, उनका निर्माण कैसे हुआ, महाजनपद से फिर आगे राज्य है, मगध साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, संगम काल, फिर गुप्ता साम्राज्य है। तो इन चीज़ों को अपने लाइन वाइज पढ़ना है, और इनके आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जनरल स्टडीज़ के लेक्चर्स भी दिए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं लाइन वाइज, ऐसे ही आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके बाद अब जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करते हैं, फिर हम आ जाते हैं मेडिवल हिस्ट्री पे। मेडिवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल साम्राज्य और सिख शक्ति के बारे में पढ़ना है। इनमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एमसीक्यूज आपको डायरेक्ट मिलेंगे। और अगर आप बात करें मेंस की, तो मेंस का सिलेबस अलग नहीं है, मेंस का सिलेबस आपको यहीं से मिलता है। जैसे मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे बनी, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है आज आपको पता है अपर हाउस, लोअर हाउस, वो मौर्य वंश के समय में भी चलते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर मेंस के लिए इन्हीं चैप्टर में से आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। गुप्ता साम्राज्य को कैसे वहाँ पर जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा बोला जाता है, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके मेंस के क्वेश्चन भी यहीं से कवर होंगे। दिल्ली सल्तनत में किस तरह से जो राजाओं ने आक्रमण किया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सुल्तान के बारे में पढ़ने को मिलेगी। और इनसे रिलेटेड आज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, सबसे जो है आपको पहले पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, फिर टाइम बचे तो मेडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद टाइम बचे तो एंशिएंट हिस्ट्री। इस तरह से चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके जो है हिस्ट्री में 60% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, 30% क्वेश्चन आपके जो है मेडिवल हिस्ट्री से, और 10% क्वेश्चन आपके जो है एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो ये आप रेशो याद रखेंगे, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा तवज्जो देना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले यूरोपियंस कैसे आए, सबसे पहले वास्को डिगामा आए थे 1498 में, तो ये सारी चीज़ें आपको लाइन वाइज पढ़नी है। फिर बंगाल के गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर, फिर वायसराय, तो इस तरह से आपको डिटेल में पढ़ते जाना है। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद क्रांति के बाद कुछ सुधार आंदोलन शुरू हुए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, और भारत में फिर संवैधानिक विकास, भारतीय कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के बारे में 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं।
तो इनको आप करंट अफेयर के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत के संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, किस देश के संविधान से हमने क्या कुछ बोरो किया, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट है कैसे नागरिकता ली जा सकती है, कैसे आप नागरिकता त्याग सकते हो, आपके मौलिक अधिकार क्या हैं, आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन सिटीजन नहीं है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप DPSPs बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और संघीय कार्यपालिका, कैसे हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, उप प्रधानमंत्री, तो ये सरकार के महत्वपूर्ण अंग किस तरह से काम करते हैं, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इनका चुनाव होता है, कैसे इनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए यही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको इन टॉपिक्स में बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता मेंस के लिए। नेक्स्ट है संसद के बारे में, राज्यसभा, लोकसभा, फिर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकारें किस प्रकार काम करती हैं, CM, गवर्नर के बारे में आपको पढ़ना है, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ना है, किस एक्ट के तहत ये लाया गया, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी। तो सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर लागू किया गया, कौन सा स्टेट था उस समय, PM कौन थे, कौन कौन सी कमेटीज हैं पंचायती राज से रिलेटेड, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग। वित्त आयोग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 280। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है डायरेक्ट 2 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रमुख संविधान संशोधन, कुछ एक संविधान संशोधन है जो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स की रेगुलर वीडियोज आएंगी, आपको डेली वीडियो मिला करेगी। और स्टडी मटेरियल चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको चार्जेस के बारे में बता देता हूँ। UPSC के 1100 चार्जेस हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 700 चार्जेस हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपको हिंदी के अंदर सभी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको सभी चीज़ें इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप लोग जो हमें ऑनलाइन पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो इसी नंबर पर, और आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। कोई डाउट हो तो वो भी हमें पूछ सकते हो। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि सर आपने बताया था कि सिलेबस सेम है, लेकिन कुछ एक चेंजेस रहते हैं जो UPSC में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी जो PCS में नहीं पढ़ना पड़ेगा। वही यहाँ पर 400 का डिफरेंस दिखाया गया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि PCS की तैयारी कर रहे होते हैं और UPSC का एग्जाम देने चले जाते हैं, नहीं हो पाता। उसका कारण है वही आपको जो है 400 का डिफरेंस वहाँ पर दिखा रखा है। चलिए इकोनॉमी को किस तरह से डील करेंगे, इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के प्रकार की 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, विशेषताएं क्या क्या है तीनों प्रकार की, ये मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है उठ के, और प्रीलिम्स में भी आपको जो है स्टेटमेंट बना के कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट है योजना आयोग के बारे में, योजना आयोग खत्म कब किया गया, नीति आयोग कब लागू किया गया, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रेजेंट टाइम पे कौन इसके CEO हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो है 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हर एक बार क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई तो आपको पता होना चाहिए, और इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, इससे मेंस का क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है। उसके बाद कृषि, उद्योग, व्यापार, राष्ट्रीय आय, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग महत्वपूर्ण चैप्टर है, काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, हर एक एग्जाम में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। उसके बाद है बीमा उद्योग और गवर्नमेंट स्कीम्स। और अगर आपकी बात करें इकोनॉमी की, तो गवर्नमेंट स्कीम सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, कौन सी नई स्कीम लॉन्च की गई है, किस राज्य में की गई है, किस वर्ग को फायदा हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम आपका इकोनॉमी का पार्ट रहेगा, जो कि आप करंट अफेयर के अंदर भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, सौरमंडल कहाँ बना, कितने सौरमंडल हैं, इन चीज़ों के बारे में, कितने ग्रह हैं। उसके बाद हम अपने जो है पहले ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के अंदर सौरमंडल और सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी किस प्रकार से घूर्णन करती है, क्या गतियाँ हैं पृथ्वी की, आपको पृथ्वी की पता होनी चाहिए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और सभी कंट्रीज़ की लोकेशंस, और इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, कंट्रीज़ की कैपिटल्स। और उसके बाद नेक्स्ट जो है स्थल मंडल, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, किस कंट्री में कौन सा पठार है, कौन सा पर्वत है, कौन सा द्वीप है। तो ये आपको 2 नंबर दिलवा सकता है। और आप सोच रहे हो कि सर आप 1-1 और 2-2 नंबर के लिए क्यों बात कर रहे हो, अगर आप सभी 2-2 नंबरों को ऐड करोगे तभी आपके जो है 200 मार्क्स बनेंगे, अदरवाइज तो
2 इज जस्ट ए नंबर, लेकिन 2 को ऐड करते ही 200 तक आप पहुंच पाएंगे। वायुमंडल, ज्वालामुखी, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस। और वर्षा किस प्रकार होती है, कौन कौन सी पवनें चलती हैं, कौन कौन से जोन्स होते हैं, टुंड्रा रीजन, और इस प्रकार के विश्व के महासागर, महाद्वीप, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। भारत, मानसून, मिट्टी, जनजातियां, कृषि, उद्योग, परिवहन, रेल और प्रदूषण। प्रदूषण आप इधर भी पढ़ सकते हो और इन्वायरमेंट में भी आप इसको रीड आउट कर सकते हो। तो आपके माइंड में आ रहा हो कि सर आपने टॉपिक बता दिए, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टॉपिक तो बता दिए, हम ये पढ़ें कहाँ से, कोई ऐसी बुक बताइए जिससे ये डायरेक्ट टॉपिक मिले। तो इससे आपको बहुत सारी एनसीईआरटी 6 से 12 की एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी, कुछ जो है रेफरेंस बुक्स वो भी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आप रेफरेंस बुक फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी का जिस्ट चाहिए कि सर एनसीईआरटी का जिस्ट मिल जाए और रेफरेंस बुक्स में से जो जो इंपॉर्टेंट है वो डाटा हमें मिल जाए, तो सर मजा आ जाएगा। तो यही हम आपको यहाँ पर करेंगे। आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें 1100 पे करेंगे, तो एनसीईआरटी का जिस्ट और जो है रेफरेंस बुक्स का आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे नोट्स के माध्यम में। और उसके साथ आपको जो है स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे जो कि क्विक रिवीजन के काम आएंगे। क्विक रिवीजन मतलब आप एग्जाम से 1 वीक पहले पूरे सिलेबस की 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हो विद शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और स्टेट पीसीएस के लिए आपको बता दूं 700 चार्जेस हैं। आप पे करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हो व्हाट्सएप पर, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9896160956। और इसी पर हमारा गूगल पे, फोन पे और पेटीएम चल रहा है। आप किसी भी माध्यम से हमें जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। अपना नाम और अपना मीडियम जरूर मेंशन करें। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बच गया हो तो आप ये 2 वीडियोस देख सकते हैं, सैलरीज एंड प्रमोशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आयु सीमा या कुछ भी आपको जानना हो तो ये दूसरी वीडियो आप देख सकते हो। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, आपके डाउट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लेक्चर चाहिए जल्दी से जल्दी किस तरह में इसके लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दो तो जीएस के कुछ एक लेक्चर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे और आपको यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएंगे। और लेटेस्ट लेक्चर के लिए आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।